डियर कैंडिडेट्स, आज मैं आपके सामने कुछ सैम्पल एमसीक्यूज इकोनॉमिक्स के, जनरल इकोनॉमिक्स, बेसिक इकोनॉमिक्स के कुछ सैम्पल डिस्कस करूंगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट मुझे ये बता रहे हैं, पूछ रहे हैं सर आप पढ़ाएंगे कैसे। और मैंने आपको परसों भी वीडियो में बताया था कि अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स किसी भी सब्जेक्ट में ज़्यादा होंगे और ज़्यादा ही होंगे, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें 10, 20, 25, 30 कैंडिडेट होंगे, दे विल बी इन हंड्रेड्स। इसलिए आपका पहली फेज में आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जो कि एमसीक्यूज या ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। स्क्रीनिंग के बाद जो रिजल्ट निकलेगा उसमें जितने भी लोगों को वो ले लेंगे उनका आगे फर्दर इंटरव्यू होगा। तो ये 2 स्टेजेस हैं, पहला स्क्रीनिंग होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो कुछ कैंडिडेट कह रहे हैं सर आप कैसे पढ़ाएंगे, तो आज के बाद मैं आपको हर दिन, ज़्यादा नहीं, 10, 12, 15, 10, 12, 15 एमसीक्यूज आज मैं लाया हूँ। कुछ बेसिक एमसीक्यूज जैसे माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स और जैसे पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, 2 चीज़ों के ऊपर मैं कुछ एमसीक्यूज लाया हूँ। कल मैं हो सकता है नेशनल इनकम अकाउंटिंग के ऊपर लाऊं, परसों हो सकता है कुछ मैं मनी बैंकिंग के ऊपर लाऊं। इस तरीके से मैं वक्तन फवक्तन हर दूसरे तीसरे दिन मैं कुछ एमसीक्यूज आपको देता रहूँगा, जो सैम्पल एमसीक्यूज होंगे, ताकि आपको ये भी मालूम पड़े आपकी पढ़ाई होगी कैसे। सिर्फ एमसीक्यूज ही नहीं होंगे, हमारी कॉन्सेप्ट्स भी होंगी, हम कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस करेंगे। आज मैं आपके लिए कुछ एमसीक्यूज लाया हूँ। देखिए आप, ये दिस इज द फर्स्ट एमसीक्यू, दिस इज द फर्स्ट एमसीक्यू। और एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आपको कैसे मालूम पड़े इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स? आपको मालूम है ना, देर आर 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। सो आप देखेंगे यहाँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इसमें से कौन सी चीज़ है जो इकोनॉमिक, बेसिकली इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो मैंने बोला, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये बेसिकली प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपने पढ़ा होगा कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर स्केर्स, द वांट्स विच दे हेल्प टू सेटिस्फाई आर अनलिमिटेड, हाउ टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज, हाउ टू एलोकेट रिसोर्सेज। सो कौन सी इनमें से चीज़ है जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को डिफाइन करता है? दिस इज प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, दिस इज द राइट आंसर, प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। बिकॉज इकोनॉमिक थ्योरी का जो बेसिक इकोनॉमिक्स है, जो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, उनका सबसे फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद आएगा व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। सबसे पहले रिसोर्सेज आर स्केर्स, हाउ टू एलोकेट देम, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट देम। रिसोर्सेज, कितने रिसोर्सेज एग्रीकल्चर को जाएंगे, कितने रोड बनने में जाएंगे, कितने रिसोर्सेज सैलरी के लिए जाएंगे, कितने रिसोर्सेज डिफेंस के लिए जाएंगे। तो डिफरेंट सेक्टर्स में रिसोर्सेज का एलोकेशन क्या होगा, दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम। सो प्लीज रिमेंबर, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है? मेकिंग चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कर्सिटी, नो। प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, नो। प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, बिकॉज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन तो तब होगा जब आप एलोकेट करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे। या ये आ गया प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, ये आ गया फॉर हाउ टू प्रोड्यूस। तो हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ऑल दीज थिंग्स आर ड्रॉन फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी? माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स which deals with the behavior of individuals, individual component, individual consumer, individual producer, individual farmer, individual household। जो एक व्यक्ति की बात करे, उसके बिहेवियर की बात करे, दैट्स ए माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी? इनमें से कौन सा माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी नहीं है? डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यह माइक्रो स्टडी है। स्टडी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, नो, ये नहीं है। डिटर्मिनेशन ऑफ द कास्ट ऑफ ए प्रोडक्ट, यस, ये भी माइक्रो है। डिटर्मिनेशन ऑफ वेज रेट ऑफ द कंप्यूटर इंजीनियर, ये भी माइक्रो। बिकॉज
माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। आपने पढ़ा है, शुरू में पढ़ा है कि प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज डिटरमिन्ड विद द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, वेयर द डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स मीट देयर द प्राइस विल बी डिटरमिन्ड। ये माइक्रो हो गया। उसके बाद मैं ये बात करूंगा डिटर्मिनेशन ऑफ द कास्ट ऑफ ए प्रोडक्ट, कास्ट ऑफ ए प्रोडक्ट, ए प्रोडक्ट, ये भी माइक्रो हो गया। देन डिटर्मिनेशन ऑफ द वेज रेट, कंप्यूटर इंजीनियर्स का वेज रेट कैसे डिटर्मिन होगा विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ये भी। लेकिन ये जो है स्टडी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये माइक्रो नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। इसमें मैन्युफैक्चर ऑफ व्हीकल्स है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोथिंग है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एवरीथिंग, एवरीथिंग वट एवर वे यू मैन्युफैक्चर इज ए मैक्रो इकोनॉमिक्स, नॉट ए माइक्रो। नाउ द सेंट्रल प्रॉब्लम्स अराइज इन व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमीज? क्या कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में सेंट्रल प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमीज में होती हैं, मिक्स्ड इकोनॉमीज में होती हैं, या ऑल इकोनॉमीज में होती हैं? देखिए, अब आपको यहाँ डिस्कस करना है, लंबी बात है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। कैपिटल इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है वेयर ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओन्ड एंड दे आर the decisions regarding the use of resources is taken by the private people, and private economies are those which only work for profit, they work for profit। ये कॉन्सेप्ट याद रखें, बिकॉज इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपको, आप देखेंगे आने वाले काल में इनके ऊपर भी क्वेश्चन बनाऊंगा मैं। सोशलिस्ट इकोनॉमीज वो इकोनॉमीज हैं वेयर ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, बाय द सोसाइटी, एंड प्रॉफिट इज नॉट द मोटिव, सोशल वेलफेयर इज द मोटिव। Mixed economies are those economies where, जैसे इंडिया is a mixed economy, where some of the economic activities are undertaken by the government, some of the economic activities are undertaken by the private sector, mixed economy। India is a mixed economy। अब इसमें आंसर क्या है? यहाँ लिखता है the central problems arise in what kind of economies? क्या वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमीज में होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी? नो, दे अराइज इन ऑल इकोनॉमीज, all economies में problem, so all economies is the answer। Now capital intensive techniques, there are two types of the techniques, आपको पता है ना, there are two types of techniques, labor intensive techniques and capital intensive techniques। लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स वो टेक्निक्स होते हैं जिसमें लेबर का ज़्यादा प्रयोग होता है, कैपिटल का कम प्रयोग होता है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स वो होते हैं जिसमें कैपिटल का ज़्यादा प्रयोग होता और लेबर का कम होता। जितने भी रिच कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, जापान है, सिंगापुर है ना, स्पेन है, कनाडा है, दे आर कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमीज, उनके पास कैपिटल ज़्यादा है। लेकिन हमारे जैसे देशों में, यहाँ इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, हम जैसा कुछ साउथ अफ्रीकन इकोनॉमीज़ हैं, यहाँ लेबर ज़्यादा है, कैपिटल नहीं है, इनको हमको लेबर इंटेंसिव टेक्निक सूट करते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स वुड बी चॉजन इन एन इकॉनमी, कौन सी इकॉनमी में वेयर देयर इज अ सरप्लस ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स कौन सी इकॉनमी चुनेगी? वो इकॉनमी जिनके पास कैपिटल ज़्यादा है और लेबर कम है। जैसे अमेरिका जैसे देश कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को चुनेंगे, हम जैसे देश लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को चुनेंगे। नाउ द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ फॉर होम टू प्रोड्यूस, दिस इज वन ऑफ द कंसर्न्स विद फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये किसके साथ डील करती है? डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेशनल प्रोडक्ट। ये देखें यहाँ लिखा होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। फॉर होम टू प्रोड्यूस किसके साथ डील? देखो तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है। व्हाट टू प्रोड्यूस, ये हो गया कि क्या एक्स बनाना या वाई बनाना। देन हाउ टू प्रोड्यूस, जिसमें आगे लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स हैं, जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स है। देन फॉर होम टू प्रोड्यूस मीन हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द नेशनल इनकम, किसको कितना मिले। दिस इज द आंसर इज सी। हु विल परचेज द कमोडिटीज? नो। वेदर द रिच और पोर विल परचेज? नो, नन ऑफ नो। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम कम्स अंडर दिस head, that is for home to produce. It concerns with distribution of national income. Which of the following is an example of positive economics? देखिए, अब मैं इसके थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। आपको मालूम है कि एक इकोनॉमिक थ्योरी में, बेसिक इकोनॉमिक थ्योरी में एक क्वेश्चन है, इज इकोनॉमिक्स ए साइंस और एन आर्ट? इज इकोनॉमिक्स एन आर्ट और साइंस?
इकोनॉमिक्स इज बोथ ए साइंस एज वेल एज आर्ट. आपने पढ़ा ना, इकोनॉमिक्स इज बोथ ए साइंस एंड an art. It's a science. How it is a science? Because it's a body of knowledge that explains cause and effect relationship. Then it's an art. ये मैं सारा डिटेल में पढ़ाऊंगा बाद में भाई, ये आपको सब डिटेल में पढ़ाना है. आर्ट कैसे? आर्ट का मतलब है जब आप किसी साइंटिफिक फार्मूले को, साइंटिफिक थ्योरी को जब आप अप्लाई करें इन ऑर्डर टू सॉल्व सम प्रॉब्लम. आपके देश में पॉवर्टी का प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, इनकम इनइक्वालिटी, और उन प्रॉब्लम्स का समाधान करने के लिए जब आप किसी इकोनॉमिक पॉलिसी को इस्तेमाल करें इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने के लिए, देन इकोनॉमिक्स बिकम्स एन आर्ट. इकोनॉमिक्स इज साइंस एज वेल एज एन आर्ट. इकोनॉमिक्स इज बोथ ए पॉजिटिव साइंस and a normative साइंस. इकोनॉमिक्स जो है ये पॉजिटिव साइंस भी है और नॉर्मेटिव साइंस भी है. अब आपको पहले ये आना चाहिए पॉजिटिव होता क्या है. पॉजिटिव साइंस इकोनॉमिक्स वो होता है विच एक्सप्लेन्स द फैक्ट्स. आई विल वंस अगेन रिपीट, इकोनॉमिक्स बिकम्स ए पॉजिटिव साइंस व्हेन इट हेल्प्स अस टू एक्सप्लेन द फैक्ट्स. फैक्चुअल नॉलेज को एक्सप्लेन करने में मदद करे, इट्स ए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है विच advises which helps us to get an answer to a question. आपने सपोज एक फैक्ट एक्सप्लेन किया कि देयर इज एन एक्सट्रीम पॉवर्टी इन इंडिया, ये पॉजिटिव हो गया. अब हम नॉर्मेटिव में बोलेंगे दिस पॉलिसी शुड बी अडॉप्टेड, शुड बी, ought to be. सुनो बेटा, what is positive economics. What will be is a positive economics. नॉर्मेटिव में what should be, जब हम should be करेंगे आगे जाके देखेंगे. देखें आप यहाँ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. आप देखें इंडिया शुड, ये शुड आ गया ना, ये पॉजिटिव नहीं है, ये नॉर्मेटिव है. देर आर इनइक्वालिटीज इन द इनकम, यस इट्स अ पॉजिटिव. इंडिया शुड ये नॉर्मेटिव बन गया, शुड नॉर्मेटिव बन गया. इनकम इनइक्वालिटीज शुड, ये नॉर्मेटिव बन गया. जहाँ शुड होगा, जहाँ मस्ट होगा, सुजेस्टिव, जो चीज़ सुजेस्टिव होगी वो नॉर्मेटिव होगी, और जो एक्सप्लेन करेगा ढंग से फैक्ट को, दैट्स पॉजिटिव. सो इसमें पॉजिटिव क्या है? देर आर इनइक्वालिटीज इन द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, इट्स अ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट ऑफ नॉर्मेटिव नेचर. आप देखें इसमें नॉर्मेटिव कौन सा है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ चॉइसेस. नो, गवर्नमेंट शुड नॉर्मेटिव बन गया. According to the estimates, in spite of the spare shortage, more than 10% of houses in India cities are lying vacant. Accommodation of refugees is posing. देखिए अब क्या क्वेश्चन क्या है? Which of the following is a statement of normative nature? There is only one statement of normative nature. इसमें should एक है, must एक है, तो ये normative है, बाकी सब positive है. ये देखें, economics is study of choices, ये positive है, ये फैक्ट एक्सप्लेन कर रही है. अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट, इन स्पाइट ऑफ द स्पेयर शॉर्टेज, मोर देन 10% ऑफ द हाउसेज इन इंडिया, इंडियन सिटीज आर लाइंग वेकेंट. ये भी फैक्चुअल है, फैक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, शुड नहीं कर रहा है कि ऐसे होना चाहिए, ऐसा नहीं है. जब आप कहेंगे ना ऐसा होना चाहिए, वो नॉर्मेटिव हो जाएगा, सुजेस्टिव हो जाएगा, व्हाट आर्ट टू बी हो जाएगा. उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. फिर आ गया ये, इनमें से माइक्रो इकोनॉमिक्स सामने नजर आ रहा है. दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. ये देखो, मार्केट डिमांड फॉर ए गुड, मनी सप्लाई ये मैक्रो है, टोटल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. एग्रीगेट डिमांड मैक्रो है, नेशनल इनकम मैक्रो है. देखिए मैक्रो एंड माइक्रो की बात करूंगा मैं जब मैं पढ़ाऊंगा, असल में पढ़ाऊँ, ये तो सैंपल है ना, ये तो सैंपल बता रहा हूँ आपको. बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी, और मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ the national income, inflation, deflation, employment, unemployment,
in the economy as a whole. So, market demand for a good, it's a micro. And उसके बाद लूँगा मैं, which of the following is not a subject matter of macroeconomics? आप देखो, आप मैक्रो इकोनॉमिक्स का कौन सा इसमें है जो सब्जेक्ट मैटर नहीं? Which of the following is not a matter of macroeconomics? इनमें से कौन सा पार्ट है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का नहीं है? Which of them is not a part of macroeconomics? ये देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ द मार्केट प्राइस इज नॉट ए सब्जेक्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. ये माइक्रो है क्योंकि इंडिविजुअल है. ये देखो, एम्प्लॉयमेंट लेवल मैंने अभी बोला ये मैक्रो है. एग्रीगेट सप्लाई, टोटल सप्लाई ऑफ द इकोनॉमी, एग्रीगेट होता है टोटल नेशनल इनकम, ये मैक्रो है. लेकिन डिटर्मिनेशन ऑफ द मार्केट प्राइस जो है ये एक कमोडिटी की प्राइस है. दिस इज नॉट. नाउ वन मोर, विच ऑफ दीज इज अ नॉर्मेटिव इकोनॉमी? फिर आ गया नॉर्मेटिव इकोनॉमी. इनमें विच ऑफ दीज इज अ नॉर्मेटिव? 25% population in India is below poverty. No, it's not normative. It's a positive. Increase in FDI has increased the GDP. No, it's not normative. Equal distribution of income will make India. Will make India. अब यहाँ should नहीं है, लेकिन जो suggest कर रहा है कि देखो, suggest कर रहा है equal distribution of income will make India poverty free. ये normative है क्योंकि जो suggest कर रहा है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अगर इनकम का हो जाएगा तो पॉवर्टी खत्म हो जाएगी. हायर वेलफेयर स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट इंक्रीजेस, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है. लेकिन ये नॉर्मेटिव है जो बता रहा है कि अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा तो पॉवर्टी फ्री हो जाएगा इंडिया. सजेस्टिव. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी डील्स विद सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड? इसमें मतलब इनमें से कौन सी इकोनॉमिक सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमी की जहां एक हम सिलेक्ट कर पाएंगे उन लोगों को? डील्स विद द सिलेक्शन ऑफ द कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड. कौन सा इसमें कौन सा पार्ट है? 1 2 3 4. व्हाट टू प्रोड्यूस में नहीं है, हाउ टू प्रोड्यूस में नहीं है, व्हेन टू प्रोड्यूस में नहीं है. इट इज फॉर होम टू प्रोड्यूस. मैंने आपको पहले भी बोला, फॉर होम टू प्रोड्यूस इज रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम डिसाइड करेगा किसको कितना मिलेगा. एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? एक बार फिर आ गया इसमें क्या? नेशनल इनकम मैक्रो है, नेशनल इनकम मैक्रो है, इन्फ्लेशन मैक्रो है, एम्प्लॉयमेंट मैक्रो है, एग्रीगेट सप्लाई मैक्रो है, एग्रीगेट डिमांड मैक्रो है, मैक्रो. लेकिन प्राइस लेवल माइक्रो है. सो आंसर इज डी. आज मैं इतना ही करूँगा. मैं सोचा कि आपको डेली बेस पे कम से कम 10 से 12 ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs दूंगा. आप घर में भी तैयारी करें. आपको मालूम होना चाहिए कैसे आपको सिलेक्ट करना राइट आंसर. आसान भी है, मुश्किल भी है. आसान तब है जब आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी. ओके, मुश्किल इसलिए है जब आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगी. मैं जब पढ़ाऊँगा आपको तो मैं सिर्फ ऐसे नहीं पढ़ाऊँगा, मैं पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, उसके बाद मैं आपको उसके ऊपर MCQs दूंगा. डेली बेस पे अगर मैं जब 9 जनवरी से पढ़ाना शुरू करूं और डेली बेस पे अगर हमने 30-40 MCQs ले लिए और उसके साथ थोड़ी थोड़ी थ्योरी डिस्कस करी तो आपकी कामयाबी सुनिश्चित होगी. बेटा, दिस इज़ द वे हाउ यू विल बी प्रिपेयरिंग योरसेल्फ. आपको MCQs तैयारी करनी है और MCQs में तुक्का नहीं लगाना है. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट.